students, welcome to your chemistry classroom, my YouTube channel Learn Chemi। प्यारे बच्चों, प्रीवियस वीडियो के अंदर आप लोगों ने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ये दोनों ही प्रोसीजर्स अच्छे से समझ लिए। हमारे पास ओर था, ओर से हमने किया उसको कंसेंट्रेट, ओर को कन्वर्ट किया हमने कंसेंट्रेटेड और पुल्वराइज्ड ओर। ओके, फिर आपने यहां पे करी इसकी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन और आपके पास आ गई इम्प्योर मेटल। यहां तक आप कर चुके हैं। मुझे इसके आगे की बात करनी है, लेकिन इसके आगे जाने से पहले मुझे यहां पे आपसे एक डिस्कशन करनी है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से इम्प्योर मेटल बनाने के लिए देयर आर टू another points which we have to take in consideration. First is thermodynamic principle of metallurgy और दूसरा है इलेक्ट्रोलिटिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी। उसके बारे में लेटर ऑन बात करती हूं। अब मेटलर्जी के अंदर थर्मोडायनामिक्स कहां से आई, देखिए जरा। द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड by using a particular reducing agent। ओके, हमने यहां पे कार्बन यूज किया, हमने यहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड यूज करी, राइट। देन वी यूज्ड हाइड्रोजन ऑल्सो। बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स आपने यूज किए, ऑक्सीडेशन को वापस मेटल निकालनी है हमने, तो रिडक्शन करने के लिए मींस रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ओके, अब कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज करने वाले हैं या कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट हमें यूज करना चाहिए, उसके बारे में हम बात करते हैं। अब ये जो एक्सट्रैक्शन है मेटल्स फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स बाय यूजिंग अ पर्टिकुलर रिड्यूसिंग एजेंट कैन बी प्रिडिक्टेड बाय सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, वी नो डेल्टा जी, it should be delta H minus T delta S. We know that delta G is equal to delta H minus T delta S. Okay, where delta H is enthalpy change and delta S is entropy change. Done? For a spontaneous process, अगर किसी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होना है मींस इट मस्ट हैव नेचुरल टेंडेंसी फॉर द अकरेंस, तो डेल्टा जी इट शुड बी नेगेटिव। आपको पता है ये डेल्टा जी फॉर अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी होना चाहिए नेगेटिव, और अगर ये आता है पॉजिटिव तो इट विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। और आपको पता है डेल्टा जी इक्वल टू 0 मीन सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम। क्लियर? ओके, अब ये डेल्टा जी किस तरीके से आएगा, लेट्स सी दैट। डेल्टा जी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के साथ भी हम लिखते हैं। ऑल्सो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस आर टी लॉग नेचुरल के। एक इक्वेशन हमारे पास ये भी होती है आर टी लॉग नेचुरल के, इसको बेस 10 में आप कन्वर्ट कर लीजिए, वेयर के इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहां रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों कंसिडरेशन में आ गए। ठीक है, नाउ डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। फर्स्ट लेट्स सी दैट डेल्टा जी for a spontaneous process, delta H should be negative, एक्सोथर्मिक होना चाहिए, तब रिएक्शन क्या होती है, फेवरेबल, एंड डेल्टा S should be positive, it should be exothermic and delta S should be positive, means entropy must increase। तो जब किसी भी मेटल से ऑक्साइड बनता है, लेट इट बी एनी मेटल, सॉलिड
गैस, सॉलिड। तो यहां पे सॉलिड से कौन सा फेज आ रहा है? गैस। तो डेल्टा एस क्या हो रहा है? पॉजिटिव। एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग। तो ये प्रोसेस तो फिजिबल है, डेल्टा एस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, तो दोनों फिजिबल हैं। इट मींस डेल्टा जी, डेल्टा एच माइनस टी, डेल्टा एस नेगेटिव, पॉजिटिव, टेम्परेचर इंटू नेगेटिव, नेगेटिव इंटू एंट्रोपी हो गई पॉजिटिव। ठीक है, ये डेल्टा एच नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव, चलो इसको मैं ऐसे लिख लेती हूं। अब देखो प्लस माइनस माइनस टी, ये माइनस ही रहा, तो नेट आंसर क्या आएगा? माइनस टी। अब टेम्परेचर कोई भी हो, अगर दोनों फैक्टर फेवरेबल है तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव, एंड सिस्टम विल बी स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर्स। क्लियर? लेकिन अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से ऊपर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, एक स्टेज आएगी, उसमें मेटल ऑक्साइड जो बना है वो टूट जाएगा, एंड इट विल गिव मेटल एंड ऑक्सीजन विल बी लेट फ्री। वेरी हाई टेम्परेचर के ऊपर जाके मेटल ऑक्साइड्स टूट जाएंगे। ठीक है, अब हम थोड़ी देर के लिए ये मान लें, इफ डेल्टा एच इज पॉजिटिव, देन डेल्टा जी विल बी delta H minus T delta S. It is positive now, in bracket minus temperature into positive. तो positive minus temperature. अब इसकी दो situations बन गई. If delta H is greater than T delta S, ये वैल्यू बड़ी आई, तो delta G will be positive. And if T delta S is greater than delta H, delta G will be negative. So this reaction, when change in enthalpy, it is positive, means reaction is endothermic only at high temperature. Reaction will be spontaneous at high temperature only. और लो टेम्परेचर के ऊपर वो क्या रहेगी? नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो यहां पे हमने देखा डेल्टा जी नेगेटिव लाने के लिए हमें टेम्परेचर की कौन कौन सी कंडीशंस रखनी पड़ेगी। क्लियर? ओके, ये आप लोगों ने साथ साथ नोट करते जाना है। अब देखो दूसरी बात, थर्मोडायनामिक्स का एक और रूल है, ये तो आप जानते हैं, +1 में भी आपने किया है ये थर्मोडायनामिक्स के चैप्टर के अंदर, कि कौन फेवर कर रहा है कौन फेवर नहीं कर रहा है। अब देखो बच्चे, अगर हमारे पास एक से ज्यादा रिएक्शंस हो, इफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ, हमारे पास दो अलग अलग रिएक्शंस हैं, ऑफ टू reactions are put together, reactants and products of two reactions are put together in a system, and इन दोनों के बाद जो नेट हमारे पास डेल्टा जी आती है, नेट डेल्टा जी एंड net delta G of the system, net delta G of the system is negative of the system, और आप यहां पे लिखिए delta G of the two possible reactions, is negative, then the overall reaction will occur. देखो, एक रिएक्शन थी A से B और इसकी डेल्टा G की वैल्यू थी +20, दूसरी रिएक्शन थी C to D, this is A to B, C to D, और इसकी डेल्टा G थी, let it be -500। इन दोनों रिएक्शंस को कोलैबोरेट कर दिया, मतलब
इनको हमने आपस में जोड़ दिया, तो नेट डेल्टा जी किसके बराबर आएगा? लेट इट बी G1, लेट इट बी G2. तो इट वॉज डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2, तो इट वॉज 20 माइनस 500, प्लस माइनस माइनस हो जाता, माइनस 480 किलो जूल पर मोल। दोनों को कोलैबोरेट कर दिया एंड दिस इज कॉल्ड कपलिंग, कपलिंग ऑफ रिएक्शन। ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सी ऐसी रिएक्शंस हैं जिनके अंदर डेल्टा जी पॉजिटिव होती है एंड दे आर ऑटोमेटिकली कपल्ड। आप ग्लूकोज की जो ऑक्सीडेशन होती है उसके प्रोसीजर्स को पढ़ना। बॉडी के अंदर बहुत सारी ऐसी केमिकल रिएक्शंस हैं जो कपल्ड हैं, ऑटोमेटिकली कपल्ड हैं, और उसी तरीके से हम लेबोरेटरी के अंदर भी ऐसा कर सकते हैं कि एक मेटल ऑक्साइड दूसरा मेटल ऑक्साइड, हमें यह देखना है कि इनमें से कौन दूसरे मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है। उसको हम एक स्पेशल क्लास के अंदर स्टडी करेंगे, एलिंगम डायग्राम। एलिंगम इज अ साइंटिस्ट जिसने इस चीज को स्टडी किया है। व्हाट ही डिड, अब यहां पे आप थर्मोडायनेमिक्स देख रहे हो, एक पॉजिटिव आ रही थी और एक नेगेटिव, दोनों को कोलैबोरेट कर दिया, ठीक है, दोनों की कपलिंग हो गई, तो डेल्टा जी नेट कैसे आएगी? दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि दोनों को ऐड ही किया ना, रिएक्शंस को इकट्ठा कर दिया। Reactants and product of two reactions are put together. Put together means they are added. तो नेट देखिए कितना आ गया, -480, तो ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगी, ए से बी भी बन जाएगा और सी से डी भी बन जाएगा। ओके, अब एक ग्राफ बनाया जाता है। एलिंगम व्हाट ही डिड, अब कौन किसको रिड्यूस कर सकता है? देयर इज अ ग्राफ बिटवीन डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर। अब ये डेल्टा जी किसकी है? डेल्टा जी ऑफ मेटल ऑक्साइड्स वर्सेस टेम्परेचर। ये है एलिंगम डायग्राम का बेस। ओके, अब इसमें हम क्या देखेंगे? जिसकी डेल्टा जी की वैल्यू मोर नेगेटिव, डेल्टा जी मोर नेगेटिव, मोर स्टेबल विल बी मेटल ऑक्साइड। जिसकी डेल्टा जी की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव होगी वो मेटल ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल होगा। मींस आप उसको रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, वो खुद रिड्यूस नहीं होगा, वो दूसरों को कर देगा। जो स्टेबल है वो अपने से ऑक्सीजन को क्यों हटाएगा? ठीक है ना। तो अभी हम बनाते हैं एलिंगम डायग्राम, देन आई विल एक्सप्लेन। तो प्यारे बच्चों, ये है एलिंगम डायग्राम, और ये जितनी भी इसके अंदर आप ऑब्जर्वेशंस देख रहे हो, दे वर प्रोवाइडेड बाय HJT एलिंगम, एंड दिस इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड्स। और एलिंगम डायग्राम इट प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर द चॉइस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। हमें किसको एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना है, अभी आप इसको ध्यान से देखें, यहां से आपको समझ में आएगा। तो ये बेसिकली ग्राफ है बिटवीन डेल्टा जी फ्री एनर्जी वर्सेस टेम्परेचर। मैंने इधर टेम्परेचर लिया है डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। अगर आप इसको चेंज करना चाहें, 200 मीन्स 473, 400 मीन्स 673। आपको पता है इसको हम किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो आप इसको केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये अलग अलग मेटल्स की आप लाइंस देख रहे हो, ठीक है। और ये मेटल्स किस चीज की हैं? ये ग्राफ, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड। इसके अंदर हम बात कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स। जैसे अगर मैं यहां बात करूं तो मैग्नीशियम प्लस O2, तो ये बन गया 2MgO। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैं सिर्फ मेटल्स का नाम लिखा है। क्रोमियम का मतलब यहां पे है क्रोमियम ऑक्साइड, जिंक का मतलब है जिंक ऑक्साइड, आयरन का मतलब है Fe2O3, राइट, कॉपर का मतलब है CuO। आप समझ रहे हो मेरी बात। तो इस तरीके से ये सारे के सारे जो लाइंस हैं, ये सारी की सारी किसकी हैं? ऑक्साइड्स की। ओके, कौन सा ऑक्साइड, किस मेटल का ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल है? कई बच्चे इसको देख के डर ही जाते हैं कि पता नहीं क्या है इसमें। नथिंग इज देयर।
अब मैं इसको हटा देती हूं सो दैट हमें ज्यादा यहां पे कंजस्टेड सा ना दिखाई दे, सो दैट तो ये सारे के सारे आपके पास डिफरेंट मेटल्स के ऑक्साइड्स के हैं, ठीक है। आयरन का मतलब आयरन ऑक्साइड, कॉपर का मतलब कॉपर ऑक्साइड। कौन ज्यादा स्टेबल? बिल्कुल सिंपल, जिसकी फ्री एनर्जी ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल ऑक्साइड, ठीक है। और फ्री एनर्जी ये रहा 0, ये जो डॉटेड लाइन अक्रॉस गई है दिस इज डेल्टा जी इक्वल टू 0, और इधर को आते हुए डेल्टा जी है नेगेटिव और इसके ऊपर डेल्टा जी जो है दैट इज पॉजिटिव। तो दिखती सी बात है, जिसका भी ग्राफ 0 को टच करेगा, जिसका भी ग्राफ 0 को टच करेगा एट डेल्टा जी इक्वल टू 0, मेटल ऑक्साइड ब्रेक्स, मेटल ऑक्साइड ब्रेक्स टू गिव प्योर मेटल। मेटल ऑक्साइड टूट के हमें क्या देगा? मेटल, ठीक है। तो जो लाइन इस लाइन से जितना दूर है वो ऑक्साइड उतना ही ज्यादा स्टेबल है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, आप देखो सबसे ज्यादा नीचे ये रही कैल्शियम की लाइन, सबसे ज्यादा नीचे ये लाइन है। और एक चीज और, टेम्परेचर बढ़ने के साथ ये स्लोप ऊपर को जा रहा है। मैंने बताया था ना हाई टेम्परेचर के ऊपर क्या होगा, ये मेटल ऑक्साइड टूटना शुरू हो जाते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये सभी के सभी पॉजिटिव स्लोप्स हैं, ठीक है। अगर इसके हम मेन पॉइंट्स की बात करें, ऑल स्लोप्स आर पॉजिटिव, मतलब ऊपर को ही शो हो रहे हैं, ठीक है। तो जिसका ग्राफ जितना नीचे है, लोअर द ग्राफ लाइन, more will be delta G, more negative will be delta G. Therefore, more stable will be metal oxide. metal oxide. तो इसका मतलब ये हुआ, कैल्शियम का ऑक्साइड जो है इट इज मोर स्टेबल देन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का ऑक्साइड जो है इट इज मोर स्टेबल देन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड है दैट इज मोर स्टेबल देन क्रोमियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड इज मोर स्टेबल देन जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड इज मोर स्टेबल देन आयरन ऑक्साइड, एंड आयरन ऑक्साइड इज मोर स्टेबल देन कॉपर, एंड कॉपर ऑक्साइड इज मोर स्टेबल देन मर्क्यूरी, एंड मर्क्यूरी ऑक्साइड इज मोर स्टेबल देन सिल्वर। और अगर आप ध्यान से देखें इधर, सिल्वर, मर्क्यूरी एंड कॉपर, ये तीनों ही बड़े ज्यादा टेम्परेचर पे नहीं, 1000 के करीब के टेम्परेचर के ऊपर ही इसको टच कर जा रहे हैं, 0 लाइन को। इसने यहां टच किया, इसने यहां टच किया, इसने यहां टच किया, मींस इसको टच करते ही दे विल बी कन्वर्टेड टू मेटल्स। तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ा ये मेटल ऑक्साइड्स टूट गए, एंड दिस इज कॉल्ड पायरोमेटलर्जी, ठीक है। इसको आपने साथ साथ नोट करना है सभी ने। अब देखिए, अगर आप दो को कपल करें, अब मैंने बात की थी चॉइस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट की, मतलब कहने का यह है कि अगर मुझे एल्यूमिनियम ऑक्साइड को रिड्यूस करना है आई कैन मेक यूज ऑफ मैग्नीशियम और कैल्शियम। आप समझ रहे हो मेरी बात? अगर मुझे एल्यूमिनियम ऑक्साइड को रिड्यूस करना है आई कैन यूज मैग्नीशियम, आई कैन यूज कैल्शियम। ओके, अगर मुझे क्रोमियम ऑक्साइड को रिड्यूस करना है आई कैन यूज एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एनी ऑफ देम। क्यों? क्योंकि इसमें से जब ये निकालेंगे ऑक्सीजन, इट विल फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, इट विल फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड। और देखो ये वाले ऑक्साइड्स स्टेबल हैं एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम, ठीक है। क्रोमियम की डेल्टा जी इट इज अराउंड 700 से ऊपर और 800 से नीचे, लेट इट बी 720 या 710। एल्यूमिनियम की कितनी है? 1000 से ऊपर, 1000 और 1100 के बीच। तो दोनों के बीच में जो गैप है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिएक्शन टू टेक प्लेस। मींस एल्यूमिनियम का ऑक्साइड इज मोर स्टेबल, इट इज हैविंग हायर डेल्टा जी, इसकी डेल्टा जी की वैल्यू ज्यादा है, क्रोमियम की डेल्टा जी की वैल्यू कम है। तो आप एल्यूमिनियम से क्रोमियम को तो रिड्यूस कर सकते हो, लेकिन एल्यूमिनियम के ऑक्साइड को क्रोमियम से रिड्यूस नहीं कर सकते। अब आपने जो रिडक्शन के प्रोसेसेस देखे हैं उसमें क्रोमियम ऑक्साइड को आपने एल्यूमिनोथर्मी रिएक्शंस की है ना,
वेयर यू आर यूजिंग एल्यूमिनियम पाउडर, आप यूज कर रहे हो एल्यूमिनियम को फॉर द रिडक्शन ऑफ क्रोमियम, फॉर द रिडक्शन ऑफ आयरन, और जब आयरन के साथ यूज किया था इट गेव थर्माइट वेल्डिंग। ठीक है, तो चॉइस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट आपको समझ में आ रहा है। जो इस लाइन में सबसे नीचे होगा दैट विल बी हैविंग हायर डेल्टा जी, ज्यादा नेगेटिव डेल्टा जी होगी, तो वो अपने से अबव लाइन किसी भी मेटल को रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, अच्छा अगर मैं अभी इनकी वैल्यूज लूं जरा, क्रोमियम ऑक्साइड की और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, लेट मी सी, दिस इज क्रोमियम ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, लेट मी चेक। इन दोनों की वैल्यूज, क्रोमियम ऑक्साइड की है -540 किलो जूल पर मोल एंड दैट ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इट इज -827। एल्यूमिनियम इज -827। ठीक है, अब देखो दोनों में डिफरेंस, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, इसमें से मुझे इसको हटाना है। ओके, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड माइनस क्रोमियम ऑक्साइड, तो ये आ गया -827 माइनस 540, माइनस माइनस प्लस, -827 प्लस 540, इसको माइनस करो, 7 8 6 में से 5 के 287, 7 में से 5 के 287 किलो जूल पर मोल। मींस आप एल्यूमिनियम से क्रोमियम ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकते हो। उल्टा करें, क्रोमियम ऑक्साइड माइनस एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो इनकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, -540 माइनस 827, तो इट विल बी -540 प्लस 827, तो ये आ जाएगा प्लस 287 किलो जूल पर मोल, जो कि फिजिबल नहीं है। सो वी कैन रिड्यूस क्रोमियम ऑक्साइड बाय एल्यूमिनियम बट कैनॉट एल्यूमिनियम ऑक्साइड बाय क्रोमियम। क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। आपके पास दो ऑक्साइड्स की स्टेबिलिटी का दे दिया कि एक की फ्री एनर्जी इतनी है, दूसरे की इतनी है, बताओ दोनों में से बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। समझ आ गया सबको? तो इस तरीके के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो वहां पे पूछे जाते हैं। तो आप क्रोमियम से जिंक को रिड्यूस कर सकते हो, जिंक से आयरन को रिड्यूस कर सकते हो, क्योंकि जिंक की फ्री एनर्जी ज्यादा है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जा रहे हो फ्री एनर्जी कम होती जा रही है। क्लियर? अच्छा, अब देखो मैंने आपको बताया कौन से मेटल्स हैं जो हाई टेम्परेचर के ऊपर जिनका ऑक्साइड टूट जाता है एंड दे अंडरगो रिडक्शन ड्यू टू टेम्परेचर ओनली। दीज आर कॉपर, मर्करी एंड सिल्वर। कॉपर, मर्करी, सिल्वर, देयर delta G values are less negative and approach delta G equal to 0 when temperature is raised। जब हम टेम्परेचर को थोड़ा सा ही बढ़ाते हैं, देखो बड़ा ज्यादा नहीं बढ़ाया हमने, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया। अब ये जिंक का ऑक्साइड है, नो डाउट ये भी 0 को टच कर रहा है, लेकिन बहुत हाई टेम्परेचर के ऊपर जाकर। ठीक है, ये भी टूट सकता है बहुत हाई टेम्परेचर के ऊपर जाके। ठीक है, सो द ऑक्साइड्स ऑफ कॉपर, मर्क्यूरी, गोल्ड भी है इसमें, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जब टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, लिखे द ऑक्साइड्स ऑफ कॉपर, सिल्वर, gold, mercury are the only oxides which can be decomposed at temperature
which are attainable, and therefore these metals are extracted by thermal decomposition, attained by thermal decomposition or reduction, called, इस प्रोसेस को बोलते हैं पायरोमेटलर्जी, मेटलर्जी विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर। अब देखिए ये टेम्परेचर बहुत हाई है, इसको भी एक्सट्रापोलेट करेंगे तो वहां जाके कट करेगा, लेकिन इतना हाई टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1600 हाई टेम्परेचर को अटेन करना इजी नहीं है। लेकिन ये जो लो वाले टेम्परेचर हैं, देखो ये वाला टेम्परेचर, ये वाला टेम्परेचर, ये वाला भी हो सकता है। इन टेम्परेचर्स को कॉपर का बहुत कम होता है, बट इट कैन बी अटेन्ड 1000 केल्विन तक अटेन किया जा सकता है, नॉट मोर देन दैट। तो इन मेटल्स को सिल्वर, गोल्ड, मर्क्यूरी, कॉपर, स्पेशली इन मेटल्स को हम पायरोमेटलर्जी की हेल्प से, थर्मल डिकम्पोजिशन से अटेन कर सकते हैं। कर उसी को सकते हैं जो बड़े हाई टेम्परेचर पे ना टूटे। क्लियर? ओके। अब आपको यहां पे डॉटेड लाइंस नजर आ रही हैं। हियर यू कैन सी डॉटेड लाइंस, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखें इन डॉटेड लाइंस को, ये लाइन है अराउंड -200 से स्टार्ट हो रहा है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन टू गिव कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक। तो इसकी जो बिगिनिंग है -200, ठीक है। देन कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इससे बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, और इसकी रेंज है -300 से ऊपर है, 400 के नियर अबाउट, लेट इट बी -380। नेक्स्ट 500 और 600 के बीच में है, लेट इट बी कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन 2CO2 एंड इट इज अराउंड -550। ये तीन लाइंस आपको नजर आ रही हैं। ये वाली लाइन कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, बीच वाली लाइन कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ये वाली लाइन कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। क्लियर? ओके। कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों ही इस पॉइंट के ऊपर क्रॉस कर रही हैं। मैं इसको थोड़ा सा एक्सट्रापोलेट करके नीचे लेके आती हूं। सो दिस टेम्परेचर comes out to be 710 Kelvin, ठीक है। इट इज 710 Kelvin और 983 Kelvin, ठीक। ओके। अब 983 से लेफ्ट में देखिए आप, ये आया। सबसे ज्यादा फ्री एनर्जी किसकी है? ये लाइन किसकी थी? कार्बन मोनोऑक्साइड की। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की क्या हो रहा है यहां पे? कार्बन मोनोऑक्साइड से बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की एनर्जी सबसे ज्यादा है। ओके। उसके बाद ये कौन सा ऑक्साइड है? कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन से बना फुल ऑक्सीडेशन होके कार्बन डाइऑक्साइड, और उससे ऊपर ये वाला सबसे कम वाली क्या है? जब कार्बन से बनती है कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, आप देखो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया? कार्बन मोनोऑक्साइड। नीचे आ गया ना। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया? कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके बाद कौन आया? कार्बन डाइऑक्साइड। और डेल्टा जी जीरो किसकी हो गई? जब कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। समझ रहे हो बात? लो टेम्परेचर के ऊपर देखो,
बिलो 983 केल्विन। 983 से अगर आप नीचे चले जाते हैं तो यहां पे सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है? कार्बन मोनोऑक्साइड की। ठीक, उसके बाद कौन है? प्योर कार्बन। और उसके ऊपर भी कौन है? प्योर कार्बन। और सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किस रिएक्शन की आ रही है? व्हेन कार्बन इज कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, मैं ऐसा करती हूं, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को ही इसमें शो करती हूं। ठीक है, और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। So, this is Ellingham diagram only for carbon and carbon monoxide to be used as reducing agent. जो मेन एलिंगम डायग्राम था उसमें आप देख सकते हो, जिस मेटल के नीचे कार्बन का कर्व है या कार्बन मोनोऑक्साइड का कर्व है, दैट कैन बी यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग पर्पस। अब देखिए, जिस जगह पे ये तीनों क्रॉस कर रहे हैं, ये लाइन है कार्बन प्लस ऑक्सीजन की, CO2, इट इज अराउंड 400। ठीक है, ये लाइन है कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने की, तो इट इज -200 से 400 के बीच में है। लेट इट बी -250, जस्ट मैं एज्यूम कर रही हूं। उसके बाद में कार्बन मोनोऑक्साइड से बनाना है कार्बन डाइऑक्साइड, और उसकी वैल्यू है नियर 600, लेट इट बी 570, ठीक, किलो जाउल पर मोल। तो इसमें से सबसे ज्यादा फ्री एनर्जी किसकी है? इसकी, मतलब इस इक्वेशन की। देखिए, लो टेम्परेचर के ऊपर अप टू 983, चाहे ये ऊपर जा रहा है लेकिन इन दोनों से वैल्यू ज्यादा ही है। देख लीजिए आप, ये ग्राफ पॉजिटिव स्लोप में है, ऊपर जा रहा है, इसकी फ्री एनर्जी कम होती जा रही है, लेकिन 400 से ज्यादा ही रहेगी। कहां तक? जब ये तीनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, एंड दैट टेम्परेचर इज 983। ठीक है, तो दीज लाइंस, अब यहां पे कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, दे कैन बी यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये जो तीनों ही इक्वेशन है, चाहे कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है या कार्बन से, देखो कार्बन से दो चीजें बन रही है, या तो डाइऑक्साइड या मोनोऑक्साइड, और मोनोऑक्साइड से बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो बिलो 983, ठीक, ओके, all the three lines meet at 983 केल्विन। ठीक, अब देखो जरा, बिलो 983 केल्विन कार्बन मोनोऑक्साइड, इसकी ऑक्सीडेशन इजियर है एज कंपेयर टू ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर। ध्यान से, कार्बन, क्योंकि इसकी वैल्यू -400 और ये -570 से लेके जब तक ये टेम्परेचर आता है, इससे ज्यादा ही रह रही है। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड टू कार्बन डाइऑक्साइड इज इजियर देन कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड। ये बात में समझ में आई? कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड बनाना लो टेम्परेचर पे आसान है देन कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बनाना, क्योंकि ये वैल्यू कम, ये वैल्यू ज्यादा, यहां तक। ओके, इसका मतलब इस टेम्परेचर से नीचे इधर आप इन दोनों को ही यूज कर सकते हो। कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड बोथ कैन बी यूज्ड, दोनों ही एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज हो सकते हैं, बट एट टेम्परेचर मोर देन 983 केल्विन। अब देखो जरा, कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, कार्बन से बन रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, और उसकी स्टेबिलिटी देखिए, कम थी पहले शुरू में, लो टेम्परेचर में कम थी, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता गया इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती गई। हायर इज द टेम्परेचर, इधर को टेम्परेचर बढ़ रहा है, हायर इज द टेम्परेचर, ये डाउन को आ गया स्लोप, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो गई। एट टेम्परेचर मोर देन 983, टेम्परेचर ग्रेटर देन 983 केल्विन, कार्बन मोनोऑक्साइड इज मोर स्टेबल, देयरफॉर ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड टू कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो ऊपर वाली इक्वेशन आई है, जो लो टेम्परेचर पे फिजिबल थी,
अब देखो कहाँ को आनी शुरू हो गई, जीरो के नजदीक जानी शुरू हो गई, ऊपर को जा रहा है ना स्लोप, तो वो पॉजिटिव वाली साइड को जा रही है। -570 से अब देखो किस रेंज में आ गई, 200 की रेंज में आ गई हाई टेम्परेचर के ऊपर। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड टू कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट feasible. Therefore, but oxidation of carbon to carbon dioxide, sorry, carbon to carbon monoxide, कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बने चाहे कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बने, ये दोनों ही लाइंस इससे तो नीचे है ना, ठीक है। बट मैं इसको थोड़ा नीचे कर लूं लाइन को, let it be 0. Not feasible, but oxidation of carbon to carbon monoxide and carbon to carbon dioxide are still below the line of carbon monoxide to carbon dioxide. Therefore, at high temperature, carbon is better reducing agent than carbon monoxide. आप समझे बच्चे बात? लो टेम्परेचर, जितना लो टेम्परेचर देखो, दिस इज बेटर। और ये कौन है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड यूज हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, दिस इज कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, और ये है कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड। लो टेम्परेचर पे इट इज नॉट प्रेफर्ड। ओके, जैसे ही ये तीनों लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, दिस पॉइंट इज 983 केल्विन। इस टेम्परेचर से नीचे ये फ्री एनर्जी ज्यादा है, और ये किसकी है, कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो इट इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। ये किसकी है, कार्बन की, ये किसकी है, कार्बन मोनोऑक्साइड की, और ये भी किसकी है, कार्बन की। लेकिन ये बन रही है कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बन रही है कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड। तो बिलो 93 कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने से बेटर क्या है, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए 983 टेम्परेचर से नीचे हम कार्बन को भी यूज कर सकते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड को भी यूज कर सकते हैं। लेकिन हाई टेम्परेचर पे जाते जाते सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो गई। अब कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनने का प्रोसेस बहुत ज्यादा स्टेबल हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हैज बिकम वेरी वेरी स्टेबल। ओके, और कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड बनाने का प्रोसीजर सबसे नल हो गया, उसकी फ्री एनर्जी सबसे कम हो गई, ऊपर को जाते हुए पॉजिटिव होती गई। तो ये जो दोनों लाइंस नीचे हैं, दे आर बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इन दोनों में ही रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, कार्बन। तो एट हाई टेम्परेचर कार्बन is the better reducing agent than carbon monoxide. High temperature, carbon is better reducing agent than carbon monoxide. All clear? Okay. अब एलिंगम डायग्राम के अंदर अगर मैं इनमें मेटल्स को भी इंकलकेट कर दूं, तो आपने यही ध्यान रखना है, जिसकी लाइन, जिस मेटल के नीचे कार्बन की लाइन आएगी, कार्बन उनको रिड्यूस कर सकता है। जो मेटल्स इससे नीचे हैं, दे मे नॉट बी एबल टू बी रिड्यूस्ड। तो इससे नीचे कार्बन के तीनों लाइन से नीचे हमारे पास जो आ रहे थे, दैट वाज एल्यूमिनियम, इधर था एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो इनके ऑक्साइड्स को रिड्यूस करने के लिए हम कार्बन को यूज नहीं कर सकते, हम कार्बन को यूज करते हैं, इसके ऊपर अबव आ जाता है आयरन। ठीक है, आप अगर अपने डायग्राम में देखें तो आयरन इट इज नियरली एट 400 अबव, यहां पे आयरन का है, देखना जरा, यहां पे आयरन का है। तो आयरन के लिए आप कार्बन को भी यूज कर सकते हो और कार्बन मोनोऑक्साइड को भी यूज कर सकते हो। और आप देखना, जब हम आयरन की एक्सट्रैक्शन की बात करेंगे, ब्लास्ट फर्नेस के अंदर जब स्मेल्टिंग की जाती है, उसमें कार्बन भी यूज होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी यूज होता है फॉर द रिडक्शन ऑफ आयरन। देखना अभी आगे जब हम करेंगे,
नो डाउट ये रिएक्शंस आप करके आए हो कल। तो आयरन की रिडक्शन के लिए हम कार्बन को भी यूज करते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड को भी। क्यों? क्योंकि आयरन का ये रहती है लाइन आयरन की, और उसी के नीचे कार्बन है और उसी के नीचे कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, जब हम कार्बन की उसकी आयरन की करेंगे ना एक्सट्रैक्शन, वहां पे मैं बात करूंगी इसके बारे में। नाउ दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी। जैसे थर्मोडायनामिक्स इसको गवर्न करती है, वैसे ही इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल भी है। अब देखो, फ्री एनर्जी इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू NF E नॉट सेल। F क्या है? फैराडेज कांस्टेंट, ठीक, एंड E नॉट सेल इट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। It is EMF of the cell, and it should be always positive. E नॉट सेल हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, और वो कब पॉजिटिव होती है? E नॉट किसके बराबर आता है? E नॉट एनोड कैथोड माइनस E नॉट एनोड। जो रिएक्टिव होता है दैट ऑक्सीडेशन, जो लेस रिएक्टिव होता है दैट अंडरगोज रिडक्शन। तो इट इज एक्चुअली रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन। ठीक है, एक एग्जांपल लेती हूं मैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आप सब पढ़कर आए हैं। E नॉट आयरन 2 पॉजिटिव ओब्लिक आयरन एंड E नॉट कॉपर 2 पॉजिटिव ओब्लिक कॉपर, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल आयरन का है -0.44 और कॉपर का है +0.34। ओके, ये वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की लोअर, ये वाली वैल्यू हायर, मींस इसकी क्या होगी? ऑक्सीडेशन, और इसकी क्या होगी? रिडक्शन। तो जब भी कभी इलेक्ट्रोलाइसिस होगी, अब ओके, इसका ई सेल, ई नॉट सेल किसके बराबर होगा? रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन। जिसकी ऑक्सीडेशन हुई दैट इज एनोड, जिसकी रिडक्शन हुई दैट इज कैथोड। तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, तो ये आ गया 0.34 माइनस 0.44, माइनस 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 प्लस, तो ये आ गया हमारे पास 448,437 0.78 वोल्ट। दिस इज इन वोल्ट्स। पॉजिटिव वैल्यू आ गई। फिर आप यहां से डेल्टा जी निकाल सकते हो। माइनस एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड। एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां कितने एक्सचेंज हो रहे हैं? 2। आयरन कॉपर 2, तो इट इज -2 इंटू फैराडे 96500 कूलम इंटू 0.78। वैल्यू हमेशा नेगेटिव ही आएगी। जितनी ज्यादा नेगेटिव उतनी ज्यादा फिजिबल रिएक्शन, उल्टा हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब यह हुआ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल क्या होगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा दैट विल गो टू द सॉल्यूशन। ठीक है, इलेक्ट्रोड with lower value of electrode potential will go into the solution as ions, and other with higher value of reduction potential will come out of the solution। वो solution में से बाहर आ जाएगा as metal। ठीक है, तो इस तरीके से the process of extraction of metal, process of extraction of metal by electrolysis is known as इलेक्ट्रोमेटलर्जी। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमेटलर्जी। ठीक है,
तो प्यारे बच्चों, ये था थर्मोडायनेमिक एंड इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी विच शुड बी केप्ट इन माइंड फॉर द सॉल्व। जब आप सॉल्व करेंगे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके अंदर बहुत से क्वेश्चंस इस तरह के आते हैं। ठीक है, तो इसको आपने ध्यान से समझना है। एलिंगम डायग्राम बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जो भी ग्राफ्स आपको दिए जाएं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आपको सिर्फ ये देखना है लोअर पे कौन है। जिसका ग्राफ लो है वो अपने से ऊपर वाले को रिड्यूस कर सकता है, क्योंकि उसी की फ्री एनर्जी ज्यादा होगी। सबसे नीचे वाला ज्यादा रिएक्टिव, सबसे ऊपर वाला कम रिएक्टिव। ठीक है। सो प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं एलिंगम डायग्राम की। तो इसमें आप देखिए आयरन ऑक्साइड की रिडक्शन हम कर रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ इन द रेंज ऑफ 400 to 1500 विथ कार्बन क्यूप्रस ऑक्साइड एट 1000। और इन सारी रिएक्शंस के अंदर टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और इसके लिए डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव, क्योंकि प्रोसेस को अगर स्पॉन्टेनियस करना है तो इट शुड बी नेगेटिव। और एलिंगम डायग्राम डील करता है मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को। ठीक है, तो आपको याद होगा फ्री एनर्जी का रिलेशनशिप है चेंज इन एंथैल्पी और चेंज इन एंट्रोपी के साथ। तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, वेयर डेल्टा एच इज एंथैल्पी चेंज, T is absolute temperature and delta S is change in entropy. तो ये रहा एलिंगम डायग्राम। ये एक ग्राफ है, राइट हैंड साइड पे अलोंग y एक्सिस इट इज चेंज इन एंट्रोपी, और x एक्सिस के ऊपर है वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। तो अगर आप देखें ये डायग्राम ऊपर जीरो से नीचे की तरफ को बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और इधर देखो ग्राफ की ही प्रेजेंटेशन को हम इधर शो कर रहे हैं। FeO प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड टेम्परेचर की रेंज है 400 to 1500 केल्विन, आयरन बना देता है, मेटल बना देता है। तो इसके अंदर ये जितने भी ग्राफ्स आपको नज़र आ रहे हैं, आपको पता है ये सारे के सारे फ्री एनर्जी वर्सेस टेम्परेचर हैं, और हर मेटल के ऑक्साइड की वेरिएशन है। सारे के सारे पॉजिटिव स्लोप हैं, और जहाँ पे भी एक शार्प इंक्रीज आ रही है स्लोप को, देयर इज चेंज इन फिजिकल स्टेट। कि ऑक्साइड पहले तो सॉलिड है, देखो सारे के सारे स्ट्रेट है मैक्सिमम। ठीक है, और सॉलिड से वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और लिक्विड से वेपर में। कोई भी मेटल है इसका ऑक्साइड बनता है सॉलिड। ठीक है, तो मेटल प्लस ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स की तरफ आप देखो तो एक रिएक्टेंट गैशियस है, लेकिन जो ऑक्साइड बना दैट इज व्हाट, सॉलिड। मींस चेंज इन एंट्रोपी क्या हो गई यहाँ पे, नेगेटिव। अब नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, तो डेल्टा जी को नेगेटिव होने के लिए टी डेल्टा एस या तो टेम्परेचर की वैल्यू बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ये हमने पहले भी वीडियो के अंदर डिस्कस किया है, आप अच्छे से जानते हो अंडर व्हाट कंडीशंस डेल्टा जी में बिकम नेगेटिव। तो ये देखिए सारे के सारे पॉजिटिव स्लोप्स, और चेंज कहाँ पे आती है। अगर आप पॉइंट ए को देखें, ये कट कर रहा है अपने से ऊपर वाले ग्राफ को डॉट के ऊपर। तो ये जो चेंज है, एंगल जो है वो ऊपर को चला गया पॉजिटिव स्लोप के ऊपर, ये दिखा रहा है इनका मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो जिंक का मेल्टिंग पॉइंट इट इज अबव 800। तो जिंक ऑक्साइड इस पर्टिकुलर पॉइंट तक सॉलिड स्टेट में है, और यहाँ पे ये मेल्ट कर जाता है, और ऊपर तक ये मेल्टिंग फेज में ही रहता है। इसी तरीके से मैग्नीशियम ऑक्साइड ये मेल्ट करता है 1120 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, एंड आफ्टर दैट इट इज इन लिक्विड स्टेट। ठीक है, वेल इन सारे ग्राफ्स के अंदर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि सबसे ऊपर देखो एंट्रोपी इज ज़ीरो। जो भी ग्राफ लाइन इस ज़ीरो को टच कर जाएगी तो वो ऑक्साइड जो है दैट विल ब्रेक। ज़ीरो से नीचे को आते हुए एंट्रोपी बढ़ रही है, 100, 200, 300 अप टू 1200 तक हमने मार्क किया है। तो जो भी ग्राफिकल लाइन ऊपर रेड लाइन को टच कर जाएगी मींस मेटल ऑक्साइड ब्रेक डाउन कर जाता है, प्योर मेटल हमें मिल जाएगी।
अगर आप देखिए कि कौन किसको रिड्यूस करेगा, देखो आयरन की लाइन सबसे ऊपर, आयरन की लाइन, ठीक, उसके नीचे क्रोमियम, उसके नीचे एल्यूमिनियम ब्लू कलर में। तो एल्यूमिनियम से ऊपर वाले जो हैं वो उनको रिड्यूस कर सकता है, तभी आयरन और क्रोमियम जो है दे कैन बी रिड्यूस्ड बाय एल्यूमिनियम। तो अगर हम जनरल बात करें तो इसकी एलिंगम डायग्राम की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। दे अज्यूम रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स टू बी इन इक्विलिब्रियम, विच इज़ नॉट ट्रू। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ये कभी भी इक्विलिब्रियम में होते ही नहीं हैं। दे डू नॉट से एनीथिंग अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन, यहां कहीं पे भी रेट ऑफ रिएक्शन की बात नहीं हुई, ठीक है। अब थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी के अंदर अगर आप देखें, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और इसकी सारी एब्रीवेशंस आप अच्छे से जानते हो। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अगर हमें चाहिए तो डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव, ठीक। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मीन्स डेल्टा जी क्या है, पॉजिटिव जी, ठीक है। अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है तो डेल्टा जी इट विल बी नेगेटिव एट सफिशिएंटली हाई टेम्परेचर, टी डेल्टा एस विल बी ग्रेटर देन डेल्टा एच। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं तो डेल्टा जी जीरो हो जाती है, ये आप अच्छे से जानते हो। अंडर व्हाट कंडीशंस, इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। और जब इक्विलिब्रियम में है तो डेल्टा जी हम रिप्रेजेंट करते हैं माइनस आर टी लॉग नेचुरल के। फिर आप लॉग नेचुरल को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर सकते हो बाय मल्टीप्लाइंग इट 2.303। फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोडक्ट को लीड करेगी और बैकवर्ड रिएक्शन रिएक्टेंट्स को लीड करेगी। अभी दो रिएक्शंस हैं, ए से बी, सी से डी, ठीक है। एक की एनर्जी नेगेटिव है, एक की पॉजिटिव है, लेकिन अगर हम दोनों को कपल कर देते हैं तो ओवरऑल एनर्जी जो है वो नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कपलिंग ऑफ रिएक्शन। अब ये एक सिंपल सा प्रोसेस देखिए, किसी मेटल का ऑक्साइड है जिसको हम कार्बन से रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा तरीका है मेटल ऑक्साइड को हमने वैसे ही हीट कर दिया तो उसमें से मेटल अलग हो गई और ऑक्सीजन जो है वो अलग हो गई। तो दो तरीके हैं, एक में हम कार्बन से रिडक्शन कर रहे हैं और एक में पायरोमेटलर्जी, ठीक है। तो जिसमें हमने रिड्यूसिंग एजेंट यूज नहीं किया, मान लो दिस इज इक्वेशन 1, एग्जाम्पल के लिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन और ये बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और ये बन गई कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन प्लस ऑक्सीजन ये बन गई कार्बन डाइऑक्साइड। मीन्स कार्बन से बनी कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन से ही बना दिया आपने कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपके पास तीन तरह की रिएक्शन है। फर्स्ट वाली में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन और थर्ड वाली में है कंप्लीट ऑक्सीडेशन। अब जरा फर्स्ट और सेकेंड रिएक्शन को देखिए। फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करते हैं तो आपके पास फिफ्थ इक्वेशन आ जाती है। चेक करना जरा, हाफ ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएगी दोनों आर पार, तो फर्स्ट और सेकेंड को कोलैबोरेट करके आपके पास आ गई फिफ्थ इक्वेशन, ठीक है। अब सिक्स्थ इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को कोलैबोरेट करके आ गई, और फर्स्ट और फोर्थ को कोलैबोरेट किया तो इक्वेशन 7 आ गई हमारे पास। चेक कर लीजिए, तो ओवरऑल डेल्टा जी क्या है, नेगेटिव। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ कपलिंग ऑफ रिएक्शन। आपने दो रिएक्शंस को कपल किया, ठीक है। तो ओवरऑल देखो, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, आप दोनों को कपल कर सकते हो। एलिंगम डायग्राम इज प्योरली a graph plotted between change in free energy of metal oxides versus temperature, right? मेटल ऑक्साइड की स्टेबिलिटी
ग्राफ में जो ऑक्साइड्स बिल्कुल ऊपर हैं, देखो उनकी फ्री एनर्जी इट इज़ नियरली ज़ीरो, तो दोज आर अनस्टेबल। और जो जितने ग्राफ में नीचे हैं उनकी फ्री एनर्जी ज़्यादा है, मीन्स दे आर मोर स्टेबल। तो नीचे वाली जो मेटल्स हैं दे आर मोर रिएक्टिव टू फॉर्म स्टेबल ऑक्साइड्स। तो इस रेड लाइन के ऊपर जितनी भी लाइंस हैं ब्लू कलर में आप देख रहे हो, रेड लाइन वाली मेटल उन सभी को रिड्यूस कर सकती है। तो सबसे नीचे कौन है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के ऊपर एल्यूमिनियम, इट कैन बी रिड्यूस्ड। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को रिड्यूस कर सकता है। जिस पॉइंट पे इन दोनों के ग्राफ कट कर रहे हैं देयर इज डेल्टा जी ज़ीरो, क्योंकि दोनों की फ्री एनर्जी बराबर होगी। अब दोनों में रिएक्शन क्या बनी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड को मैग्नीशियम जो है वो रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, मैग्नीशियम खुद बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड इज मोर स्टेबल देन एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये सिर्फ इसको रिड्यूस कहाँ तक कर सकता है? कौन सा टेम्परेचर है यहाँ पे? 1273 केल्विन से नीचे नीचे ही रिड्यूस कर सकता है। उसके ऊपर मैग्नीशियम का ग्राफ ऊपर हो गया और एल्यूमिनियम का नीचे, मींस हाई टेम्परेचर के ऊपर ये उसको रिड्यूस नहीं करेगा। और ये है कार्बन की लाइन, रेड लाइन। इस रेड लाइन के ऊपर जो मेटल्स हैं कार्बन उनको रिड्यूस कर सकता है, अपने से नीचे वालों को रिड्यूस नहीं कर सकता। और फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड देखो कितनी ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसका ग्राफ ऊपर से नीचे को आ रहा है, इसकी फ्री एनर्जी बढ़ती जा रही है। जितना हाई टेम्परेचर इसकी फ्री एनर्जी ज़्यादा, मीन्स स्टेबिलिटी भी ज़्यादा। इसीलिए हाई टेम्परेचर के ऊपर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है दैट इज़ मच मोर स्टेबल। वीडियो में इतना ही। तो ये थे थर्मोडायनेमिक एंड इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी। ठीक है, थर्मोडायनामिक के अंदर आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है, इधर डेल्टा जी ये रहा जीरो, जीरो से ऊपर पॉजिटिव वैल्यूज और इधर है नेगेटिव वैल्यूज। तो कोई भी ग्राफ जो नीचे है, पॉइंट नंबर ए बी सी डी ई, ए कैन रिड्यूस बी कैन रिड्यूस सी कैन रिड्यूस डी कैन रिड्यूस ई, क्योंकि इसकी डेल्टा जी इज मोर नेगेटिव देन बी। तो इस तरीके से जो भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जस्ट ग्राफ को फॉलो कीजिए, कौन नीचे है और कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड में से बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। तो ध्यान से ग्राफ को फॉलो कीजिए, मैं कुछ क्वेश्चंस भी भेजूंगी आप लोगों को, आप उसको जरूर सोल्व करना। और जो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल है, आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ चुके हैं, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है वो सोल्यूशन के अंदर जाएगा एज आयॉन्स, और जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है दैट विल अंडरगो रिडक्शन, तो इट विल सेटल आउट एज मेटल। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। स्टेप नंबर 4 प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।